गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो सब? शायद सभी अच्छे होंगे। देखिए, पीछे के वीडियो में अपन ने बात की थी, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की प्रक्रिया थी और क्या होता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, उसके बारे में अपन ने डिस्कस किया था। आज एक काफी ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने जा रहे हैं अपन। आज का अपना टॉपिक रहेगा क्लोनिंग। जब छोटी कक्षाएं होती हैं 8वीं 9वीं, उसमें भी ये टॉपिक शायद 8th में आया होगा आपसे। तो क्लोनिंग क्या है, सबसे पहले तो बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। जो क्लोनिंग है, क्लोनिंग एक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है और एक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है क्लोन। कौन सा वर्ड है? क्लोन है। तो ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड, यानी कौन सी भाषा से है ये वर्ड? ग्रीक भाषा से है। ग्रीक भाषा का एक वर्ड है क्लोन, से क्या बना है? क्लोनिंग बना है। तो क्लोनिंग है वो ग्रीक भाषा के एक वर्ड किससे बना है? क्लोन से बना है। और इस क्लोन का जो अर्थ होता है वो होता है ट्विन। और अपन ट्विन की बात करते हैं तो सीधी सीधी सी मतलब ये होगी कि एक प्रकार का क्या है ये? जुड़वा। यानी अपन ऐसा बोल सकते हैं कि इसको अपन क्या बोल सकते हैं सीधी सीधी सी बात में कि ट्विन का मतलब क्या होता है? टहनी, यानी जुड़वा। ट्विन या ट्विन, देखो एक तो ट्विन या ट्विन, या ऐसे भी कह सकते हैं आप इसको ट्विन। तो ट्विन या ट्विन, इसका मतलब क्या हुआ? टहनी। इसका मतलब क्या हुआ? टहनी। अब देखिए सीधी सीधी सी बात यह है, टहनी होती है। टहनी किसकी होती है? अपन बात करते हैं एक पादप की। तो एक पादप की जो टहनी होती है, उस पादप की जितनी भी जो टहनियां होती हैं वो क्या होती हैं? आकारिकी रूप से क्या होती हैं और आनुवंशिक रूप से भी क्या होती हैं। चाहे आकारिकी रूप से मान लीजिए, चाहे उनको अपन आनुवंशिक के रूप से मान लें। तो वो आकारिकी रूप से आकार में बिल्कुल क्या होती है? सेप संरचना में बिल्कुल सेम होती है कि नहीं होती? एक ही पादप की बात कर रहे हैं, दो पादपों की भिन्न हो सकती हैं, लेकिन वहां पर भी देखना होगा स्पीशीज कैसी है, कौन सी है। तो इस टहनी होती है एक पादप की, इस टहनी होती है सी आकारिकी, और आनुवंशिक रूप से सभी टहनियां क्या होती हैं? समान होती हैं। समझ गए मेरी बात? तो क्या अपन ऐसा लिख सकते हैं क्या कि क्लोन का मतलब क्या हुआ? सीधा सीधा सा अपन बात करें तो मतलब क्या हुआ? समरूप। और वह सीधी सीधी सी बात क्या हुई? समरूप ही तो। समरूप किसके हो रहा है? जनक के समरूप हो रहा है। किसके समरूप हो रहा है? जनक के समरूप हो रहा है। अब जनक के जब समरूप हो रहा है तो उसको अपन क्या कह सकते हैं? क्लोन कह सकते हैं। अपन एक शुरुआत में एक यूनिट पढ़ी थी, पादपों में जनन। तो पादपों में जनन की जो अपनी यूनिट थी, इस जनन की यूनिट के अंतर्गत मैंने आपको उस समय बताया था कि अपन ने बात की थी अलैंगिक जनन की थी कि नहीं की थी? तो अलैंगिक जनन की प्रक्रिया की बात अपन करते हैं, और एक अपन ने बात की थी कायिक जनन की। तो देखिए कायिक जनन है, उसमें क्या होता है? अपन कोई भी पादप का जो भाग होता है, प्रवर्ध होता है, चाहे जड़ हो, तना हो, पत्ती हो, उसको क्या कर देते हैं? रोपित कर देते हैं। उसके समान हूबहू क्या बन जाता है? नया पादप बन जाता है। तो उस जनक के समान हुआ कि नहीं हुआ? अरे हुआ ना। तो उसी प्रकार से अपन देख सकते हैं कि ये जो क्लोनिंग है, इस क्लोनिंग प्रक्रिया में अलैंगिक जनन के फलस्वरूप जनक के समान क्या हो जाएंगी? नई संततियां उत्पन्न होती हैं। ये बात आप ध्यान में रखना। यानी जनक के बिल्कुल समान क्या होती हैं?
जो संततियां हैं वो उत्पन्न हो सकती हैं। तो अपन सीधी सी बात ये कर सकते हैं कि एक जो क्लोनिंग एक वह प्रक्रिया हो जाती है जिसके द्वारा अपन एक कोशिका से अनेक कोशिकाएं जनक के बिल्कुल समरूप प्राप्त कर सकते हैं। तो सीधी सी बात क्या लिख सकते हैं, क्लोनिंग एक वह तकनीकी है जिसमें एक कोशिका से जनक के समरूप अनेक कोशिकाएं विकसित की जा सकती हैं। यानी ये जनक के बिल्कुल क्या होंगी, समरूप होगी। एक बात ध्यान में रखना कि यहाँ जनन की जो प्रोसेस होगी वो क्या होगी, अलैंगिक होगी। क्योंकि एक क्वेश्चन मैंने आपको लिखवाया था पीछे की कक्षाओं में, आप शुरुआत की फर्स्ट यूनिट में ध्यान देना, मैंने ये लिखवाया था कि अलैंगिक जनन की प्रक्रिया को क्लोन कहना उचित है, या अलैंगिक जनन की जो प्रोसेस है उसको अपन क्लोनिंग कह सकते हैं। स्पष्ट कीजिए, ये मैंने क्वेश्चन लिखवाया था और आप ध्यान भी देना, दोबारा देख लेना, क्योंकि क्लोनिंग ऐसे, क्योंकि ये बिल्कुल क्या है, उसके समरूप होती है। क्योंकि लैंगिक जनन से यदि कोई संतति उत्पन्न होगी तो लैंगिक जनन से उत्पन्न संतति तो क्या हो जाएगी, उसमें पर्याप्त मात्रा में आपको क्या मिलेंगी, विभिन्नताएं मिलेंगी। तो आप इस चीज का ध्यान रखना, यदि लैंगिक जनन से कोई संतति उत्पन्न होती है तो उस संतति में तो अपन को क्या मिलती हैं, विभिन्नताएं मिलती हैं। लेकिन अलैंगिक जनन से समरूप संतति होती है, उसको अपन पैदा इस प्रकार से क्लोनिंग प्रक्रिया के द्वारा कर सकते हैं। अब देखिए, जो क्लोनिंग की प्रक्रिया होती है, जैसे अपन देखते हैं कि जुड़वा जो बच्चे होते हैं वो भी एक प्रकार की क्लोनिंग मानी जाती है, क्योंकि एक ही जो ओवम होता है उससे क्या होता है, उसकी कोशिकाएं जब विभाजित होती हैं तो उससे उसका निर्माण हो सकता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखना, आप क्लोनिंग की जो प्रक्रिया होती है उसको वैसे पादपों में तो प्रक्रिया आसानी से हो जाती है, क्योंकि पादपों में तो वैसे किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है क्लोन करने में। लेकिन जंतुओं की जो कोशिकाएं होती हैं और उनकी स्ट्रक्चर्स होती है, उनके जो फंक्शंस होते हैं, वो काफी जटिलताएं वहां पाई जाती है। तो जटिलताएं पाए जाने के कारण क्या होता है कि जंतुओं में जो क्लोनिंग की प्रोसेस है उसको करना थोड़ा सा क्या होता है, दुविधापूर्ण होता है। लेकिन फिर भी सन 1950 से क्या हुआ, ये क्लोनिंग की प्रोसेस शुरू हुई थी। सबसे पहले मेंढक पे एक्सपेरिमेंट किया गया था, 1950 में प्रोसेस शुरू हुई। लेकिन यदि सक्सेस की बात करें तो 1960 से सक्सेस शुरू हुई थी। आज वर्तमान में अनेक ऐसे जंतुओं का, जीवों का क्या कर लिया गया, क्लोन तैयार कर लिया गया है। जैसे आपने पिछले समय पढ़ा था कि सबसे चर्चित रहा डोली भेड़ का निर्माण। तो डोली भेड़ भी क्या थी, एक प्रकार क्लोन ही तो था। चूहों का निर्माण कर लिया गया है, बकरियों के क्लोन बना लिए गए, और अन्य जो गायें हैं मुख्य रूप से दुधारू गायें हैं उनके भी कुछ क्लोन बनाए गए हैं। कुछ जो फाइटिंग, अभी हाल ही में जो फाइटिंग करने वाले जो मवेशी होते हैं उनके भी क्या बनाए गए, क्लोन बनाए गए हैं। तो इस प्रकार से काफी क्लोनिंग की जो प्रोसेस है वो क्या हो रही है, कंटिन्यू क्या हो रही है, चल रही है। और इस प्रक्रिया में क्या होता है, सीधी सी बात होता है कि जो जनक होता है, जनक की हूबहू समान क्या हो जाती है, अपन को टू कॉपीज का निर्माण अपन प्राप्त कर सकते हैं। मतलब सीधा सा बात यह है कि जनक की बिल्कुल क्या होती हैं, हूबहू, बिल्कुल हूबहू क्या होती है, समान होती हैं। अब अपन बात करते हैं क्लोनिंग के प्रकार की। किसकी बात करते हैं, क्लोनिंग के प्रकार की बात करते हैं। तो देखिए, क्लोनिंग भी दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है क्लोनिंग, दो प्रकार की होती है। तो अपन बात करेंगे क्लोनिंग के प्रकार की। क्लोनिंग के प्रकार, टाइप्स ऑफ क्लोनिंग। तो क्लोनिंग को कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकारों में अपन अध्ययन करेंगे। एक होती है जीन क्लोनिंग,
एक कौन सी होती है, जीन क्लोनिंग है। और दूसरी अपन कौन सी पढ़ेंगे, जीव क्लोनिंग। जीव क्लोनिंग, इस वर्ड के अंतर्गत इसकी क्या है, डेफिनेशन है। यानी यहां हम क्लोन बना रहे हैं तो वो क्लोन किसका बना रहे हैं, जीन का बना रहे हैं। किसका क्लोन बना रहे हैं, जीन का बना रहे हैं। और यहां जो हम क्लोन बना रहे हैं वो क्लोन किसका बना रहे हैं, किसी जीव का क्लोन बना रहे हैं। तो दोनों में डिफरेंस एक चीज ध्यान रखना कि जीन क्लोनिंग है उसमें अपन क्लोन बना रहे हैं, वो किसी जीन का क्लोन बना रहे हैं। और जीव क्लोनिंग है उसके अंतर्गत अपन क्या करेंगे, एक संपूर्ण जीव होता है, उस जीव का अपन क्या बनाते हैं, क्लोन बनाते हैं। तो देखिए जीन क्लोनिंग क्या है, जीन क्लोनिंग किसे कहते हैं, यानी एक जीन ले लें या एक गुणसूत्र ले लें, उसकी हूबहू अनेक अपन टू कॉपियां निर्मित करें। तो अपन इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, एक जीन या अपन बात करें भाई गुणसूत्रों पे होगी तो गुणसूत्र या गुणसूत्र के किसी खंड, गुणसूत्र के किसी खंड की समरूप, ये मान लो प्रतियां कह दो चाहे टू कॉपीज कह दो, प्रतियां निर्मित करना ही क्या कहलाता है, जीन क्लोनिंग कहलाती है। अब जीन क्लोनिंग की जरूरत क्या पड़ी, क्यों अपन जीन क्लोनिंग की, जैसे मान लो कोई भी ऐसी डिजीज होगी, मान लो वो एक विशिष्ट जीन में हुई या एक विशिष्ट गुणसूत्र के खंड में हुई, तो उसको अपन रिप्लेसमेंट कर सकते हैं आज के टाइम में। तो उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं कि जीन, उसकी अनेक टू कॉपीज क्या कर सकते हैं, अपन निर्मित कर सकते हैं। अब इसके लिए क्या होता है कि इसका मुख्य रूप से अपन देखते हैं कि जो डीएनए की कंप्लीट स्टडी अपन को करनी है, तो डीएनए की कंप्लीट स्टडी करने के लिए अपन देख सकते हैं कि जीन क्लोनिंग की जो प्रक्रिया है उसको अपन संपन्न कर सकते हैं। अब बात करते हैं अपन जीव क्लोनिंग की। तो जीव क्लोनिंग के अंतर्गत क्या होता है, एक संपूर्ण जीव का निर्माण होना है। जीव क्लोनिंग के अंतर्गत क्या होना है, संपूर्ण जीव का क्लोन तैयार करना है। संपूर्ण जीव का क्लोन क्या करना है, तैयार करना है। अब अपने सिलेबस में जो विशेष डिटेल जो दी गई है वो डिटेल किन की दी हुई है, जीव क्लोन की क्या होगी, डिटेल दी गई है। तो इस जीव क्लोन के डिटेलिंग की प्रोसेस के अंतर्गत अपन पढ़ेंगे कि कैसे अपन एक संपूर्ण जीव का क्लोन तैयार कर सकते हैं, उसकी अपन बात करेंगे सबसे पहले। तो देखिए जीव क्लोन की स्टडी करेंगे। तो क्लोनिंग के प्रकार में जीन क्लोनिंग होगी, और अब सेकंड चल रहा है जीव क्लोनिंग। जीव क्लोनिंग, एक संपूर्ण जीव का क्लोन तैयार करना है अपन को। तो एक संपूर्ण जीव के क्लोन का प्रिपरेशन के लिए, उसको तैयार करने के लिए तीन प्रमुख मेथड हैं। उन तीन प्रमुख टेक्निक्स के क्या होता है, अपन एक नए जीव का निर्माण कर सकते हैं। अब एक नए जीव का निर्माण कर रहे हैं अपन, तो इसके लिए वो कौन कौन सी तीन प्रमुख विधियां हैं उनकी अपन बात करेंगे मुख्य रूप से। सबसे पहले है ब्लास्टोमियर पृथक्करण विधि। नंबर एक पे कौन सी आएगी, ब्लास्टोमियर पृथक्करण विधि। और दूसरी अपन बात करेंगे कि ब्लास्टोमियर पृथक्करण विधि के बाद में अपन एक न्यूक्लियस मेथड होती है, यानी केंद्रक प्रत्यारोपण विधि होती है, या अपन कर सकते हैं केंद्रक प्रतिरोपण विधि की अपन बात कर सकते हैं। तो एक विधि कौन सी होती है, केंद्रक स्थानांतरण या केंद्रक प्रतिरोपण विधि की बात अपन करेंगे। तो एक होती है केंद्रक प्रत्यारोपण या अपन स्थानांतरण भी कह सकते हैं विधि, और एक होती है होनोलुलु। होनोलुलु भी बोलते हैं और होनोलुलु भी
की बात कर दो, चाहे आप इसको होनोलोलो टेक्नोलॉजी भी कर दो, कोई इसमें आपको वो दिक्कत नहीं है, क्योंकि कई बुकों में होनोलोलो भी दिया हुआ है, होनोलोलो तकनीकी। तो इनकी अपन बात करेंगे कि कौन सी तकनीकी के द्वारा अपन को किस प्रकार से अपन क्लोन की प्रोसेस को तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले अपनी कौन सी मेथड आती है, ब्लास्टोमियर मेथड आती है। तो ब्लास्टोमियर मेथड के द्वारा अपन कैसे एक जीव का निर्माण कर सकते हैं, इस बात को अपन को ध्यान में रखना जरूरी है। देखिए, यदि अपन देखते हैं कि एक कोई भी नॉर्मल अपन देखते हैं कि एक एम्ब्रियो का निर्माण होना है, एक युग्मनज का निर्माण होना है। तो एक युग्मनज का निर्माण होता है तो क्या होता है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि ब्लास्टोमियर फटकरण क्या। तो आपके माइंड में सबसे पहले तो क्वेश्चन ये है कि भाई ब्लास्टोमियर क्या है। भाई फटकरण तो आप समझ रहे हो अच्छी तरह से, लेकिन आपके माइंड में क्वेश्चन ये चल रहा है कि ब्लास्टोमियर क्या चीज है कि नहीं। तो ब्लास्टोमियर क्या है, इस बात को थोड़ा आप समझें। सबसे पहले देखिए, नर मेल एंड फीमेल गैमेट होते हैं, युग्मक होते हैं। ये युग्मक है और ये क्या है, युग्मक है। मैं इसको कह दूं फीमेल है और ये युग्मक कौन सा है, मेल है। ये जो युग्मक है, इन युग्मकों से क्या बनना है, युग्मनज का निर्माण होना है। किसका निर्माण होना है दोस्तों, युग्मनज का निर्माण होना है। तो देखिए बच्चों, यहां युग्मन गैमेट है और गैमेट से किसका निर्माण होना है, जाइगोट का निर्माण होना है। किसका निर्माण होना है, जाइगोट का निर्माण होना है। तो जाइगोट का निर्माण किससे हो रहा है, गैमेट से हो रहा है। कैसे होती है प्रोसेस, तब हमें ब्लास्टोमियर स्टेज मिलेगी। देखिए थोड़ा सा समझना, वैसे ये टॉपिक अपने अपन एक एम्ब्रियोलॉजी अपने यूनिट चलती है, उस एम्ब्रियोलॉजी यूनिट में अपन हर स्टेज जो पढ़ेंगे उसके अंतर्गत अपन को डिटेल से समझ में आ जाएगी। ये मेल गैमेट है और फीमेल गैमेट है, इससे क्या बन रहा है, युग्मनज बन रहा है, जाइगोट बन रहा है। तो जाइगोट क्या है, एक प्रकार की डिप्लॉइड सेल, डिप्लॉइड कंडीशन ही तो होगी ना। इसके अंतर्गत देखिए, ये क्या होती है, फैलोपियन ट्यूब्स होती है और ये क्या होता है, गर्भाशय होता है। यहां से जब जो ओवम होता है, ये ओवम है, ये ओवम यहां जाएगा, ये जो एम्पुला पार्ट होता है इस ओवम को लेगा। आपको पता है हर महीने एक अंडाणु क्या होता है, अंडाशय के द्वारा निर्मोचित होता है। तो यहां जो इसका ये भाग होता है, अंडवाहिनी है, ये फैलोपियन ट्यूब कह दो चाहे अंडवाहिनी कह दो, यहां इसका क्या होना है, निषेचन होना है। तो यहां से क्या आ जाएंगे, शुक्राणु आएंगे कि नहीं आएंगे, भाई शुक्राणु आएंगे, स्पर्म आएंगे, यानी नर युग्मक है। और ये क्या है, मादा युग्मक है, यानी ये क्या है, अंडाणु है। ये क्या है, अंडाणु है। और ये क्या है, शुक्राणु है, यानी ये क्या है, स्पर्म है। तो जब नर और मादा युग्मक होते हैं, जब इनमें निषेचन होता है, तो निषेचन से ठीक पहले, ध्यान से सुनना, निषेचन से ठीक पहले अब देखना, ये जो इसका केंद्रक है और ये जो केंद्रक है, अब जब दोनों में क्या होता है, संलयन होता है। तो संलयन होने के बाद दोनों के केंद्रक आपस में टच होते हैं, लेकिन ये केंद्रक आपस में क्या नहीं होते, जुड़ नहीं पाते हैं। समझ के मेरी बात सुनना, यानी इनमें प्राक संलयन नहीं हो पाता है। तो जब ये प्रोसंलयन की प्रोसेस नहीं हो पाती है, तो प्रोसंलयन की प्रोसेस के तहत क्या होता है कि इस युग्मनज से जो विदलन की प्रोसेस होती है, अब विदलन क्या है, युग्मनज से पहले, युग्मनज बनने से पहले, युग्मनज कब बनेगा, जब प्राक केंद्रकों का क्या हो जाएगा, संलयन हो जाएगा। प्राक केंद्रक बोले तो दोनों नर और मादा के केंद्रकों की बात करते हैं अपन। तो जब जो
न्यूक्लियस है, प्रोब जो केंद्रक है, प्राक जो केंद्रक हैं, उन केंद्रकों का जब क्या नहीं होगा, संलयन नहीं होगा, तो संलयन नहीं होने से पहले एक विभाजन होगा, और उस विभाजन को अपन क्या कहते हैं, विदलन कहते हैं। क्या कहते हैं, विदलन कहते हैं। और विदलन के तहत क्या बनता है, एक कोशिका का निर्माण होता है। इस कोशिका में समसूत्री विभाजन होते हैं। कौन से विभाजन होते हैं, समसूत्री विभाजन होते हैं। और समसूत्री विभाजन के तहत क्या होता है, दो कोशिकाएं बनती, एक कोशिका बड़ी होगी, एक कोशिका थोड़ी क्या होगी, छोटी होगी। इस बड़ी वाली कोशिका में फिर विभाजन होना है, तो फिर विभाजन के तहत अब इससे कोशिकाएं बनेंगी, फिर बड़ी वाली कोशिका में विभाजन होना है। इस प्रकार एट लास्ट एक ऐसी कंडीशन आ जाएगी जिसमें 8 कोशिकीय यानी 8 सेल या 16 कोशिकीय स्थिति आ जाएगी। कौन सी स्थिति आ जाएगी, 16 कोशिकीय स्थिति आ जाएगी। अब यहां सुनना, आपको समझ में आ जाएगा कि भाई ब्लास्टोमियर क्या है। तो इसके अंतर्गत देखिए, यहां प्रोकेंद्रकों के संलयन से पहले विदलन की प्रक्रिया हुई, विभाजन की अवस्था है। जब युग्मनज का निर्माण होता है तो विदलन के तहत युग्मनज का जब निर्माण हुआ तो निर्माण के तहत क्या होता है, एक कोशिका अवस्था होती है। एक कोशिक से द्विकोशिक, त्रिकोशिक, 4 कोशिक। तो ये जो कोशिकाओं का निरंतर जो विभाजन हो रहा है समसूत्री विभाजन के तहत, उससे जो एक कोशिकाओं का समूह बनेगा वो बनेगा ब्लास्टोमियर। और अंततः एक 16 कोशिकीय की अवस्था आएगी, वो आ जाएगी कौन सी, मोरुला अवस्था कहलाएगी। कौन सी अवस्था कहलाएगी, मोरुला अवस्था वो कहलाएगी। अब देखिए, ये जो ब्लास्टोमियर का निर्माण हुआ, ये जो एक कोशिक, द्विकोशिक, त्रिकोशिक कोशिकाओं के तहत क्या हुआ, इससे भ्रूण का निर्माण होने से पहले के स्टेज है। तो युग्मनज से जब भ्रूण का निर्माण होने से पहले जो एक, द्वि, त्रि या चतुर्थ जो कोशिक अवस्थाएं होती हैं, वो क्या कहलाती हैं, ब्लास्टोमियर्स कहलाती हैं। ब्लास्टोमियर का निर्माण हो गया। अब देखिए, अपन यदि बात करें कि ये जो ब्लास्टोमियर कोशिकाएं हैं, ये जो ब्लास्टोमियर कोशिकाएं हैं, ये ब्लास्टोमियर कोशिकाएं क्या होती हैं, यदि हर एक ब्लास्टोमियर कोशिका को अपन अलग अलग कर दें, ध्यान से सुनना, हर एक ब्लास्टोमियर कोशिका को यदि अपन अलग अलग कर दें, तो इन प्रत्येक ब्लास्टोमियर कोशिका से क्या हो जाएगा, एक भ्रूण, नए भ्रूण का निर्माण हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, वो चीज ध्यान में देना। ये जो गैमेट यहाँ जाइगोट बनाता है, इस जाइगोट में जो आनुवांशिक पदार्थ होता है वो जनक दोनों के थे। तो प्रत्येक इस ब्लास्टोमियर कोशिका को यदि अपन फर्दर करते हैं तो प्रत्येक ब्लास्टोमियर कोशिका से क्या हो जाता है, एक नए भ्रूण का निर्माण हो जाता है। और नए भ्रूण के निर्माण के परिवर्तन की जो प्रक्रिया होती है, ये किसके समान है, ब्लास्टोमियर के समान है। यानी आनुवांशिक रूप से समान हुई कि नहीं हुई, तो आनुवांशिक रूप से समान होने के कारण ये एक प्रकार का अपन ये कह सकते हैं, इसका आनुवांशिक पदार्थ बिल्कुल क्या होता है, समान होता है। और जो भ्रूण प्राप्त होते हैं वो भ्रूण एक दूसरे के सेम टू क्या होते हैं, क्लोन होते हैं, क्योंकि आनुवांशिक पदार्थ बिल्कुल इक्वली तो है, इसी से तो डिवाइड हो रहे हैं, तो आनुवांशिक पदार्थ बिल्कुल इक्वल है, तो अपन इसको क्या कह सकते हैं, क्लोन कहते हैं। तो ये विधि कौन सी होती है, ब्लास्टोमियर पृथक्करण विधि, अपन इसी को कहते हैं। अब ये जो विधि है, इसमें किसका निर्माण हो रहा है, भ्रूण का निर्माण हो रहा है। तो अपन इसको ये भी तो कह सकते हैं कि ये किस पर कौन सी क्लोनिंग कहलाती है, भ्रूण क्लोनिंग कहलाती है। कौन सी क्लोनिंग कहलाती है, भ्रूण क्लोनिंग कहलाती है, एम्ब्रियो क्लोनिंग कहलाती है। तो चाहे ब्लास्टोमियर पृथक्करण विधि आ जाए तो भी आपको ये प्रोसेस लिखनी है, या भ्रूण क्लोनिंग वर्ड आ जाए तो भी आपको ये प्रोसेस लिखनी है। ठीक है, आज के लिए अपन इतना ही, बाकी अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।